हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। बच्चों, समरी सीरीज में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सांख्यिकी का। और आज ही की क्लास में हम पूरी सांख्यिकी को खत्म करेंगे। ठीक है, तुम कहोगे सर इतना बड़ा चैप्टर एक क्लास में कैसे खत्म होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी एक ही क्वेश्चन से मैं तुम्हें माध्य निकालने की तीनों विधि समझाऊंगा, जहां पर हम वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालना सीखते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, अपना कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। उसके बाद हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और फिर हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। इसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध देखेंगे और इन पर आधारित कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी मास्टर 30 सीरीज तो है ही है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारा समरी सीरीज में आज माध्य को लेकर। तो सांख्यिकी क्या है, सबसे पहले ये क्लियर करते हैं बेसिक जो है सांख्यिकी का, कि सांख्यिकी है क्या। तो अगर मैं सांख्यिकी की बात करता हूं तो सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी गणित की वो शाखा है, गणित की वो ब्रांच है जहां पर हम कुछ डेटा को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और उस डेटा को इकट्ठा करके हम उस डेटा को क्या करते हैं, एक सही तरीके से लगाते हैं, सही तरीके से अरेंज करते हैं। उसके बाद उस डेटा का एनालिसिस करते हैं, यानी कि उस डेटा की जांच करते हैं, उस डेटा का विश्लेषण करते हैं और वहां से हम एक क्या निकालते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं, एक परिणाम निकालते हैं। किस चीज के लिए? एक परिणाम निकालते हैं हमारा, किस चीज के लिए? ठीक है, एक परिणाम निकालते हैं जिससे हमें हमारे रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। सांख्यिकी का अर्थ है वह विषय जिसमें आंकड़ों का संग्रह, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करना, उसका प्रस्तुतिकरण, मतलब आंकड़ों को एक सही प्रकार से सही अरेंजमेंट में लगाना। ठीक है, उसका विश्लेषण यानी कि आंकड़ों का एनालिसिस करना और उसके अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि आपका एक प्रॉपर रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब इसी को ही हम सांख्यिकी कहते हैं। अब जैसे कि तुमने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेट मैचेस में तुम्हें पूरी की पूरी टेबल मिलती है कि भैया इस टीम ने इतने मैच इतनी टीम्स के साथ खेले और उनमें से इतने मैच जीते। तो वो क्या है, वहां पर तुमने डेटा को इकट्ठा करा, डेटा को प्रेजेंट करा। ठीक है, तुमने डेटा का एनालिसिस किया और फिर तुमने रिजल्ट निकाला कि अच्छा यार ये वाली टीम तो अच्छी है क्योंकि इसने बहुत सारे मैचेस जीते हैं, या फिर ये वाली टीम यार थोड़ी सी खराब सी लग रही है क्योंकि काफी सारे मैचेस हारे हैं इन्होंने, है ना। तो ये क्या है, यही है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, जहां पर तुम डेटा को इकट्ठा करते हो, डेटा को क्या करते हो, अपना प्रस्तुत करते हो, उसके बाद डेटा का क्या करते हो, विश्लेषण करते हो, एनालिसिस करते हो और उसके बाद रिजल्ट देते हो। ठीक है, अब ये जो सांख्यिकी होती है हमने क्लास 9th में भी पढ़ी थी। ठीक है, और हमने अलग अलग तरीके के आंकड़ों के बारे में पढ़ा था। आंकड़े क्या होते हैं भैया, आपका एक निश्चित उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए इकट्ठे किए गए तथ्यों को या फिर अंकों को हम आंकड़े बोलते हैं, जो कि संख्यात्मक रूप में भी हो सकते हैं और अन्य रूप में भी। जैसे कि मैं एक क्लास में गया, मैंने बोला कि भैया इस क्लास के 1 से लेके 10 तक के जो रोल नंबर वाले बच्चे हैं वो अपना मैथ्स में आए हुए नंबर बता दो, मैथ्स में आए हुए नंबर बता दो। तो अब यहां पर ये जो नंबर है, मैथ्स में आए हुए नंबर हैं, ठीक है, क्या है, ये अंक होंगे। तो यहां पर जो डेटा है वो क्या हो गया, वो आपका अंक हो गया। यहां पर जो आंकड़े हैं वो कैसे हो गए, वो अंक हो गए। लेकिन अब मान लो मैं क्लास में गया और मैंने क्लास में जाके बोला, मैंने कहा 1 से 10 तक रोल नंबर वाले बच्चे अपने नाम बता दो, है ना, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि ए नाम वाले कितने बच्चे हैं। तो अब उन्होंने जो नाम बताया वो नाम डेटा हो गया, वो नाम क्या हो गया, डेटा हो गया। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका संख्यात्मक आंकड़ों के अलावा भी आपके पास आंकड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास 2 प्रकार के मेन आंकड़े हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्लास 9th में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में ज्यादा पढ़ा था, जहां पर हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सीखा था। और अपना आज की क्लास में हम वर्गीकृत आंकड़ों के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, वो आंकड़े जिनका वर्ग नहीं बनाया जाता। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये सारे क्या है, आपके वर्गीकृत आंकड़े हो गए। या फिर एक क्लास में 1 से लेके 10 तक बच्चों के गणित में अंक, ठीक है, 1 के 10 है, 1 के 5 है, 1 के 4 है, 1 के 6 है, 1 के 8 है, 1 के 9 है, 1 के 12 है। ठीक है, और इस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं जो कि वर्गीकृत रूप में नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद आते हैं हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े। तो जब आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं या आंकड़े बहुत सारे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन आंकड़ों को क्या करते हैं, समूह में बांट देते हैं।
ठीक है, हम उन आंकड़ों को संचयी बारंबारता की सहायता से किस में बांट देते हैं, समूह में बांट देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उनके वर्ग बना लेते हैं कि भैया जैसे 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, ठीक, और इधर हम इनकी लिख देते हैं बारंबारता। ठीक है, जैसे इसकी बारंबारता 4 हो गई, इसकी 5 हो गई, ठीक है, 20 से 30, इसकी बारंबारता आपकी 6 हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके क्या, वर्गीकृत आंकड़े, जिनमें आपके पास ये क्या है, ये है आपके पास ये है आपके पास, ये क्या होते हैं, ये होते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ये होती है इनकी बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल में जो पहले लिखा होता है, जो पहले लिखा होता है, जैसे कि ये लिखा है 10 से 20, तो वर्ग अंतराल में जो पहले लिखा होता है उसे हम बोलते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ठीक है, तो ये है इसकी निम्न सीमा या फिर निचली सीमा। ठीक है, और ये है इसकी उच्च सीमा या फिर ऊपरी सीमा। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका क्या, वर्ग अंतराल। ठीक है, अब वर्ग अंतराल में वर्ग माप होती है। वर्ग माप क्या होती है भाई, वर्ग माप होती है आपकी ऊपरी सीमा। ये सब क्लास 9th में पढ़ा हुआ है हमारा। वर्ग माप क्या होती है, वर्ग माप को हम दर्शाते हैं h से, और ये होता है किसी भी वर्ग अंतराल की वर्ग माप क्या होती है, उसकी ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी माइनस निचली सीमा। डायरेक्टली समझ जाना, ऊपरी माइनस निचली मतलब ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, माइनस निचली सीमा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये होती है वर्ग माप। अगर मैं वहीं पर बात करूं तो हमारे पास एक और चीज आती है जो है वर्ग चिन्ह। ठीक है, क्या है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, मैं इस पर इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। वर्ग चिन्ह को हम दर्शाते हैं x से, और ये तुम्हारा क्या होता है, किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होता है उसकी ऊपरी सीमा, सीमा प्लस उसकी निचली सीमा, निचली सीमा बटे में 2, बटे में 2। तो ये होता है आपका वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब आपका बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, अब हम सीधा बात करते हैं आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए। तो हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना सीखा था हमारा क्लास 9th में। ठीक है, जहां पर हमने देखा था कि भैया एक संचयी बारंबारता सारणी वाले आंकड़ों का और अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनका हम माध्य कैसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे, हमारे पास माध्य का सूत्र होता था आपका, माध्य बराबर, माध्य को हम दर्शाते हैं x बार से, तो माध्य बराबर होता था पदों का योग। ठीक है, सॉरी, ये होता था पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये 4-5 पद आ गए, कौन कौन से, एक आ गया 4, 5, 6, 11, 21। ठीक है, और अब हमें इन सब का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य होता था आपका x बार बराबर पदों का योग, यानी कि 4 + 5 + 6 + 11 + 21 बटे में आपका क्या, पदों की संख्या, यानी कि कितने पद है हमारे पास, 1 2 3 4 5 पद है, तो 5। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब अगर तुम इसे जोड़ोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 4 5 4 9, देखो 6 4 10 5 15, 15 और 11 26, 26 और 20 हो गया तुम्हारा 46 और 1 47। ठीक है, तो ये आ गया 47 बटे में 5। तो इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 अट्टे 40 दशमलव 7 बचा, दशमलव लगाया, कितना, 5 अट्टे 40, 5 निम 45,
तो ये आ गया आपका कितना, 5 निम 45, 2 बचा, 5 चौक 20, तो 9.4 आ गया आपका क्या, इन दिए गए आंकड़ों का माध्य। माध्य होता क्या है? माध्य होता है आपके दिए गए आंकड़ों में से जो एवरेज निकल कर आता है कि भाई एवरेज हर संख्या के पास इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इन आंकड़ों का एवरेज है। ठीक है, ये इन आंकड़ों का एवरेज है। ठीक है, और ये निकलता है पदों का योग बटे पदों की संख्या से। ठीक है, हमने एक और चीज देखी थी कि अगर हमारे पास बारंबारता सारणी आ जाए, बारंबारता सारणी जहां पर हमारे पास पद दिए जाते हैं, ठीक है, जहां पर हमारे पास खाली पद दिए जाते हैं और उन पदों की बारंबारता दी जाती है। पदों को हम दर्शाते हैं एक्स से, ठीक है, और बारंबारता हमारी दर्शाई जाती है एफ आई से। ठीक है, एफ आई से। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आपका बारंबारता सारणी, मान लो पद है आपके पास 2, 5, 8 और 10, मतलब 5 विद्यार्थियों के अंक दिए हुए हैं। मान लो आपको कुछ विद्यार्थियों के अंक दिए हुए हैं एक क्लास में। ठीक है, एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों के अंक दिए हुए हैं 10 में से। ठीक है, एक के 2 हैं, एक के 5 है, एक के 8 है, एक के 10 है और एक के 3 है। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? बारंबारता का मतलब होता है कि किन्हीं आंकड़ों में कोई पद कितनी बार आ रहा है। जैसे यहां पर आपको विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं, तो 2 अंक वाले कितने विद्यार्थी हैं? मान लो आपके पास 2 अंक वाले 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद 5 अंक वाले कितने विद्यार्थी हैं? 5 अंक वाले आपके पास मान लो 8 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद कितने आपके 8 अंक वाले कितने विद्यार्थी हैं? 8 अंक वाले मान लो आपके पास 12 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और 12 भी नहीं, ये मान लो ये आपके पास 8 ही विद्यार्थी हैं। 8 अंक वाले आपके पास 8 ही विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद कितने 10 अंक वाले आपके पास कितने विद्यार्थी हैं? 10 अंक वाले आपके पास 4 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और 3 अंक वाले आपके पास कितने विद्यार्थी हैं भाई? 3 अंक वाले आपके पास 5 विद्यार्थी हैं। तो अब ऐसी इन आंकड़ों में अगर तुमसे माध्य निकालने को बोले तो वो कैसे निकलता है? तो जब हमें पद और बारंबारता दी हो, जब हमें पद और बारंबारता दी हो, तो उस स्थिति में माध्य निकालने का हमारे पास एक डायरेक्ट सूत्र होता था। क्या? और यही सूत्र आपका आगे प्रत्यक्ष विधि में भी काम आता है। ठीक है, तो इस केस में आपका माध्य बराबर होता है किसके? माध्य बराबर होता है आपका एक्स बार, ये बराबर होता है सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई। माध्य बराबर एक्स बार बराबर सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई गुणा बटे में सबमिशन ऑफ एफ आई। मतलब कि देखो, सबमिशन का मतलब क्या होता है? सबमिशन का मतलब होता है आपका, सबमिशन का मतलब होता है सम। मतलब कि आपके सम एफ आई का, सबमिशन ऑफ एफ आई का मतलब क्या है? कि इस पूरे एफ आई का सम। ठीक है, इस पूरे एफ आई का सम। तो सबमिशन ऑफ एफ आई हो गया आपके पूरे एफ आई का सम। कितना आएगा? एफ आई का सम निकालेंगे तो देखो 8 और 8 16 और 4 20, 5 25 और 5 30, ये आ गया 30। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा? तो देखो, एफ आई एक्स आई निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, सीधा क्या करो, एफ आई की गुणा एक्स आई में कर दो तो तुम्हारे पास एफ आई गुणा एक्स आई निकल कर आ जाता है। तो अगर तुम यहां पर एफ आई की गुणा एक्स आई में करोगे तो कितना आएगा? यानी कि पदों की गुणा उनके संगत बारंबारता में कर दो तो तुम्हारे पास एफ आई एक्स आई आ जाएगा। तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, 8 पंजे 40, 8 गुणा 8 64, 4 धाम 40 और 5 तिया 15। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई एक्स आई का योग चाहिए हमें। तो हम इन सबको उठाकर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? ये हो जाएगा आपके पास 60 और 40 104। ठीक है, 104 और 10 114। ठीक है, 114 और 44 कितना हो गया आपका? 40। 114 और 40 हो गया 154। 154 और 15 कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 169। ऐसे भी जोड़ लो,
0 4 5 4 9 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बराबर 5 4 9 4 और 1 5 6 5 11 11 और 5 कितना हो गया 16 तो 169 आ गया। ठीक है, तो आपके पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मान आ रहा है 169 और समीशन ऑफ एफ आई का मान आ रहा है कितना 30। तो आपके पास एक्स बार का मान निकल कर आ गया 169/30। इसे हल कर लो, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 धाम 30, ऊपर आ जाएगा कितना 3 पंजे 15, 1 बचा 3 छिंग 18, दशमलव लगाया। ठीक है, 1 बचा 0 बढ़ा दी, 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 और ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि ये तुम्हारा कितना आ गया 10 से इसे भाग करोगे तो ये आ गया तुम्हारे पास एक्स बार बराबर कितना 5.6334 या फिर इसे लिख दो 6 3 3 3 3 3 आएगा तो उसे 3 3 3 3 3 की जगह पर 6 3 4 लिख दिया मैंने। तो ये हो गया तुम्हारे माध्य का मान इन दिए गए आंकड़ों के लिए। ठीक है, इन दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य ये निकल कर आ गया। सांख्यिकी में देखो भैया थ्योरी बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, थ्योरी समझाने से अच्छा है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं ताकि तुम क्वेश्चंस में एकदम अपना हाथ साफ कर लो। ठीक है, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लास में तुम्हारा माध्य माध्यक और बहुलक खत्म नहीं हो पा रहे हैं तो टेंशन ना लो, मैं रिस्क नहीं लूंगा तुम लोगों के साथ। मैं माध्य एक क्लास में करा दूंगा या बहुलक और माध्य एक क्लास में करा दूंगा और एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसमें तुम्हें बहुलक भी करा दूंगा। ठीक है, स्किप कुछ नहीं होंगे और डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। हाँ जी, बाकी तुम लोगों को मैं बता देता हूं कि क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली हिंदी मीडियम का चैनल बन चुका है अब। ठीक है, PW हिंदी मीडियम 9th एंड 10th के नाम से तुम सर्च करके वहां पे जा सकते हो। ठीक है, या फिर तुम्हें कम्युनिटी टैब में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसी चैनल के PW हिंदी मीडियम के चैनल के अबाउट सेक्शन में तुम्हें चैनल का लिंक मिल जाएगा। स्पेशली 9th और 10th वाले बच्चों के लिए चैनल बन चुका है, तो तुम्हारे अगर कोई दोस्त यार 9th में है या 10th में है तो उसे भी भेज देना, वो भी देख लेगा। अगर उसे लगता है ठीक तो वो ज्वाइन कर लेगा, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैं बस उसका भला चाहता हूं तो इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारी कहानी क्या कहती है। अब आता है हमारे पास, देखो ये तो हो गए दो तरीके अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक निकालने के। आपका एक तो ये हो गया, ठीक है, जहां पर खाली पद दिए हो तो उसका क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और अगर आप पदों के साथ बारंबारता भी दी हो तो उसका सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब अवर्गीकृत आंकड़ों का, जैसे कि इन आंकड़ों के लिए आपको निकालना पड़ जाए तो अब ये तुम खुद से निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें पता है क्या, तुम सबसे पहले समीशन ऑफ तुम क्या निकालोगे एफ आई गुणा एक्स आई निकालोगे। क्या आएगा 10 एकम 10, 20 एकम 20, 36 दिया, 3 छिंग 18 का 8 हासिल को 3 एकम 3 108। ठीक है, 4 चौक 16 160, 3 पंजे 15 150। ठीक है, कितना 56 दूनी 112। ठीक है, 4 छिंग 24 240, 4 सत्ते 28 280। ठीक है, 72 एकम 72, 80 एकम 80। ठीक है, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल को गया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 176, 3 दूनी 6 और 3 निम 27 276 और 95। ये लो भाई। ठीक है, ये आ गया एफ आई एक्स आई। इन सबको उठाकर जोड़ो, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा और अपना बारंबारताओं के योग को सिग्मा एफ आई एक्स आई को भाग कर दो बारंबारताओं के योग से, तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, तुम्हारे पास अपना माध्य निकल कर आ जाएगा। सिंपल तरीका है, आराम से जोड़ सकते हो अब तुम इसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूं और अब हम बात करते हैं हमारे वर्गीकृत आंकड़ों के किसके बारे में, माध्य के बारे में। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं, वर्गीकृत आंकड़े जब हमारे पास वर्ग अंतराल आ जाते हैं उनका माध्य कैसे निकालते हैं। तो भैया वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की हमारे पास 3 विधियां हैं। ठीक है, आपका प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि वही है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी और ये तुम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि तुम लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, पग विचलन विधि कुछ बच्चों के सिलेबस से हटा दी गई है, तो जिनके सिलेबस से हट गई है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखो यहां पर होता क्या है, यहां पर तुम्हारा जैसे कि नीचे दिया हुआ है, नीचे दी गई सारणी में भारत के विभिन्न राज्यों में संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें तीनों विधियों से माध्य प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो अब देखो भैया हमारे पास जो तीन विधि है माध्य निकालने की, वो तीन विधियां कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो तीनों विधियों का क्या मतलब है, तीनों विधियों से आंसर सेम आता है, ठीक है। तीनों विधियों में क्या होता है, पहली वाली जो विधि है प्रत्यक्ष विधि, उसमें टेबल बहुत छोटी बनती है बट कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, टेबल हल्की सी बड़ी बनती है, किसके मुकाबले में, प्रत्यक्ष विधि के मुकाबले में, और कैलकुलेशन आसान हो जाती है प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। और पग विचलन विधि में टेबल सबसे बड़ी बनती है, ठीक है, और कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इजी हो जाती है आपका पग विचलन विधि में, ठीक है। तो मैं तुम्हें दोनों विधियां कवर कराऊंगा एक एक करके, ठीक है। इसी एक क्वेश्चन से हम तीनों विधियां कवर कर लेंगे, ठीक है। पहली विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि है। तो देखो भाई आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा ये हमें दिया हुआ है महिला शिक्षकों के लिए, क्या महिला शिक्षकों का प्रतिशत, महिला शिक्षकों का प्रतिशत। तो यहां पर तुम्हें दिया हुआ है ये क्या, तुम्हारे वर्ग अंतराल, ठीक है। यहां पर क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं तुम्हारे वर्ग अंतराल। सारणी बना लेते हैं पूरी की पूरी एक, चलो जी थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे सारी चीजें। महिला शिक्षकों का प्रतिशत, ठीक है। चलो जी अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा महिला शिक्षकों के प्रतिशत के बाद यहां पर आ गया हमारा इनकी बारंबारता, जो कि क्या है, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, राज्य राज्यों की, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं राज्यों की संख्या, ठीक है। और यहां पर लास्ट में हम अपना क्या निकाल लेंगे, लास्ट में निकाल लेंगे हमारा चलो जी ठीक है, सारी चीजें बन गई। अब देखो इधर हमारे पास आ जाएगा वर्ग अंतराल, इधर हमारे पास आ जाएगा वर्ग अंतराल कितने, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 15 से 25, 25 से 35, ठीक है, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और आपका 75 से 85। देखो आपके पास वर्ग अंतराल भी जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार के वर्ग अंतराल होते हैं। अगर मैं जनरली बात करूं तो पहला तुम्हारे पास ये वाला वर्ग अंतराल होता है, जहां पर तुम्हारे पास जो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है वो अगले वर्ग अंतराल की निचली सीमा के बराबर होती है, ठीक है। जहां पर वर्ग अंतराल की जो ऊपरी सीमा है वो वर्ग अंतराल की निचली सीमा के बराबर होती है, ठीक है। अब
एक वर्ग अंतराल ऐसा भी आता है जिसमें आपका वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा अगले वर्ग अंतराल की निचली सीमा के बराबर नहीं होती, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, माध्य के लिए तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती, माध्य का काम बिना कन्वर्ट करे भी हो जाता है, बट आपको जब माध्यक या बहुलक निकालते हैं तब उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो जब आएगा तब करा दूंगा मैं, अभी इस पे ध्यान दो। ठीक है, हमें देखो यहां पर अब माध्य का सूत्र जो है किसके लिए, आपका जब हम बात करते हैं हमारा माध्य का सूत्र जब हम बात करते हैं किसके लिए, प्रत्यक्ष विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्यक निकालने का तरीका होता है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर इस टेबल को कॉपी कर लेता हूं क्योंकि हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। 1 3 बार कॉपी हो गई, चलो जी। हाँ जी, तो अब देखो आपका प्रत्यक्ष विधि से प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का जो तरीका है वो वही है जो कि अभी हमने बारंबारता सारणी के लिए माध्य निकालने के लिए पढ़ा था। क्या ये था हमारा माध्य बराबर एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई तो यहां पर बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा बारंबारताओं का योग, बारंबारता क्या है, 6 11 7 4 4 2 1। ठीक है, तो 6 11, ठीक है, 7 4 4 2 1। ठीक है, बारंबारताओं का योग समेशन ऑफ एफ आई निकाल दो भाई, कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 8 कितना हो गया, 32, 32 और 2 34 और 1 35। दोबारा देख लो कितना होगा भाई, 7 2 9 और 1 10, 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 और 6 कितना हो गया भाई, 18 और 6 हो गया 24, 24 और 11 कितना हो गया, 35। ठीक है, किसी भी तरीके से जोड़ लो, आंसर तो सेम ही आएगा, जोड़ने का आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, यहां पर एफ आई एक्स आई चाहिए। अब एक्स आई तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो ये जो एक्स आई है ये यहां पर किसका काम करेगा, यहां पर आपका एक्स आई होता है वर्ग चिन्ह, जो मैंने आपको निकालना सिखाया था जब मैंने बारंबारता, जब मैं वर्ग अंतराल वर्गीकृत आंकड़े समझा रहा था, मैंने बताया था वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह क्या होता है भाई, आपका एक्स आई बराबर होगा वर्ग चिन्ह के। तो जब आप वर्ग अंतराल वाले डेटा का क्या निकाल रहे होगे, जब आप वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों का माध्य निकाल रहे होगे तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। ठीक है, और चाहे आप सवाल को प्रत्यक्ष विधि से करो, चाहे आप सवाल को पग विचलन विधि से करो, और चाहे आप सवाल को कल्पित माध्य विधि से करो, आपको हमेशा क्या, आपको हमेशा वर्ग चिन्ह तो निकालना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। वर्ग चिन्ह क्या था, मैंने आपको बताया था, ऊपरी सीमा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बस, प्लस निचली सीमा बटे में 2, है ना, यही था, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2। ठीक है, तो बस यही काम करना है तुम्हें। वर्ग चिन्ह सबसे पहला क्या हो जाएगा, पहले वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा आपका, 25 प्लस 15 बटे में 2। तो 25 और 15 कितना हो गया, 25 और 15 हो गया 40, 40 बटे में 2 कितना आ गया, 20। तो एक्स आई का मान आ गया 20। ठीक है, अगला कितना होगा भाई, 35 प्लस 25 बटे में 2। तो 35 और 25 कितना हो गया आपका 30, 30 सॉरी 35 और 25 कितना हो गया 60, 60 बटे में 2 30। ठीक है, ऐसे ही 45 प्लस 35 ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2 कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया तुम्हारा 80, 80 बटे में 2 40। तो अब देखो
जब आप इस वर्ग अंतराल का क्या निकालते हो, इस प्रकार के वर्ग अंतराल का जब तुम वर्ग चिन्ह निकालते हो तो तुम देखोगे उसका जो xi आता है यानी कि वर्ग चिन्ह आता है वो बिल्कुल समान अंतर पर आ रहा होता है। तो अगर तुम यहां पर नोटिस करो, आपका पहला वर्ग चिन्ह था 20, दूसरा था 30, तीसरा था 40। पहले और दूसरे में 10 का अंतर है, दूसरे और तीसरे में 10 का अंतर है, तीसरे और चौथे में भी 10 का अंतर होगा, चौथे और पांचवें में भी 10 का अंतर होगा। तो इससे आगे के अगर तुम नहीं भी निकालना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख दो 20, 30, 40, अगला होगा 50, उससे अगला होगा 60, उससे अगला होगा 70 और लास्ट वाला होगा 80। चाहे तो चेक कर लो, 75 प्लस 85 कितना हो जाएगा तुम्हारा 160 बटे 2, 80। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास xi का मान। ठीक है, अब xi आ चुका है, fi तुम्हारे पास पहले से ही है क्या, राज्यों की संख्या यानी कि जो बारंबारता थी वो। ठीक है, xi तुम निकाल चुके हो, क्या चाहिए समीशन ऑफ fi xi, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा fi गुणा xi निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया तुम देख सकते हो यहां पर कैलकुलेशन टेबल तो 4 पदों में खत्म हो गई, मतलब 2 पेज बनाने पड़े तुम्हें बस। ये दोनों तो सवाल में दिए हुए थे, ये दोनों तुमने बनाए और टेबल हो गई खत्म। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन टफ है यहां पर। अभी जब इसी क्वेश्चन को मैं पग विचलन और कल्पित माध्य से करूंगा तो तुम खुद कहोगे सर कितनी इजी कैलकुलेशन है यार ये तो। ठीक है, देखो 6 की गुणा 20 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 120। 11 की गुणा 30 में करेंगे तो 11 तिया 33, 330। ठीक है, 7 की गुणा 40 में करेंगे तो 7 चौक 28, 240, सॉरी 280। ठीक है, 4 की गुणा 5 में करें 50 में करेंगे तो 5 चौक 20, 200। 4 की गुणा 60 में करेंगे तो 4 छिंग 24, 240। ठीक है, 2 की गुणा 70 में करेंगे तो 7 दूनी 14, 140 और 1 की गुणा 80 में करेंगे तो 80। हाँ जी, तो समीशन ऑफ fi xi निकाल दो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, 2 और 8 10, 10 3 13, 13 और 4 17 और 4 कितना 21, 21 और 8 29 का 9, हासिल को गया 2, 2 और 1 3 और 3 6, 6 2 8, 2 10, 2 12 और 1 13, 1390 आ रहा है भाई। ठीक है, कितना आ रहा है 1390 निकल कर आ रहा है। कितना निकल कर आ रहा है 1390 निकल कर आ रहा है। चाहे तो एक बार और जोड़ के देख लो भाई, कितना आएगा 0 2 3 5 8 13 और 4 17, 4 कितना 21 और 8 29 का 9, हासिल को गया 2 और 1 3 3 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13, 1390 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो माध्य का मान आ जाएगा x बार बराबर वो हो गया 1390 बटे में कितना आपका 35। 5 से भाग कर लो और इसे हल करके आंसर निकाल लो। 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10। ठीक है, 3 बचा, 5 सत्ते 35, कितना 4 बचा, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 278 बटे 7, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, कितना बचा 7 तिया 21, 6 बचा। ठीक है, तो 7 निम 63। ठीक है, 5 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 सत्ते 49। तो हमारे पास आ गया x बार का मान यानी कि माध्य बराबर आ गया हमारा 39.7। ठीक है, ये हमारा माध्य निकल कर आ गया दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का, किसकी सहायता से बच्चों, दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य की सहायता से। ठीक है, चलो अब देखो इसी क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किससे, हमारा किससे सॉल्व करेंगे भाई, हम सॉल्व करेंगे इसे हमारा कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से। तो अब आ जाओ भाई, कल्पित माध्य विधि क्या कहती है, देखो कल्पित माध्य विधि ये बोलती है कि भैया आपका जो दिए गए पूरे आंकड़े हैं, ठीक है, यहां पर इनकी बारंबारता लिख लो पहले, 6 11 7 4 4 2 1, 6 11 7 4 4 4 2 1। बारंबारताओं का योग तुम्हें पहले से ही पता है कितना है, सिग्मा एफ आई तुम्हें पता है 35 है। ठीक है, इस वाली सारणी को कॉपी करते हैं,
इसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो अब प्रत्यक्ष विधि से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र तुम्हें समझ में आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तुम्हें बारंबारता और वर्ग अंतराल दे रखे होंगे तो तुम उससे सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालोगे और उसके बाद तुम क्या करोगे, अपना क्या निकाल लोगे, अपना सिंपल एफ आई एक्स आई करके तुम प्रत्यक्ष विधि से सवाल को सॉल्व कर लोगे। तो देखो, आपको वर्ग चिन्ह किसमें, कल्पित माध्य विधि में भी निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह यानी कि आपको एफ एक्स आई तो जो है वो इसमें भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, कहां पर, आपका कल्पित माध्य विधि में भी आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस सारणी के लिए तो हमें पहले से ही पता है कितनी है, यहां निकाल रखी है ऑलरेडी। तो एक बार लिख लेते हैं 20 30 40 से 20 30 40 50 60 70 80। तो कल्पित माध्य विधि में हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि में जैसा कि इसका नाम है, हम यहां पर अपने पास से एक काल्पनिक माध्य ले लेते हैं। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, ये तुम्हारी दूसरी विधि है माध्य वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की। ठीक है, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि क्या है भैया, कल्पित माध्य विधि बोलती है आपकी कि आपका कल्पित माध्य विधि क्या बोलती है, कल्पित माध्य विधि ये बोलती है कि देखो, आपका माध्य बराबर होगा किसके, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई के। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई के, सॉरी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी, हाँ ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई के। ये है तुम्हारी क्या, कल्पित माध्य विधि। अब देखो, जो कल्पित माध्य विधि है, यहां पर आपका ये जो डी आई है, ये क्या होता है, ये होता है आपका, सबसे पहले तो देखो ये जो है ए, ये क्या है, ये होता है तुम्हारा काल्पनिक माध्य। ये क्या है, ये है तुम्हारा काल्पनिक माध्य, है ना, काल्पनिक माध्य। और ये जो डी आई है, अब तुम कहोगे सर ये डी आई नया कहां से आ गया, ये डी आई है तुम्हारा विचलन, जिसे हम कैसे निकालते हैं, इसे हम निकालते हैं एक्स आई माइनस ए से। ठीक है, अब आपका ये जो काल्पनिक माध्य है ये चुना कहां से जाता है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर रखनी पड़ेगी पहले ही। तो काल्पनिक माध्य आपका कहां से चुना जाता है, देखो माध्य कहां से आता है, माध्य आता है इन आंकड़ों में से, माध्य होता है इन आंकड़ों का। ठीक है, इन आंकड़ों का सारणी में हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमारा इस वर्ग चिन्ह के रूप में। तो ये जो तुम्हारा वर्ग चिन्ह होता है, इसी में से किसी एक पद को आप क्या मान सकते हो, अपना काल्पनिक माध्य यानी कि ए मान सकते हो। ठीक है सर, अब किसे माने, किसे माने सर, तो किसी भी संख्या को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले पद को मान लो, तुम दूसरे को मान लो, तुम बीच वाले को मान लो, तुम आखिरी को मान लो। ठीक है, बट जनरली टीचर्स क्या बोलते हैं कि बीच वाले पद को ही मानना चाहिए और तुम उस चीज को रट लेते हो। तो अभी तुम में से आधे बालक बोलेंगे सर बस बीच वाले को मानना होता है। अरे मेरे लल्लू लाल, आप एक्स आई की सारणी में से किसी को भी काल्पनिक माध्य मान सकते हो। हम बीच वाले पद को इसलिए मानते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, हम बीच वाले पद को इसलिए मानते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से पद को बड़ा क्या मान रहे हो, काल्पनिक माध्य मान रहे हो। ठीक है, बट हम बीच वाले पद को ही मानते हैं। तो बीच वाला पद देखो, बीच वाला पद क्या है हमारा, बीच वाला पद ये रहा 50। ठीक है, अगर मान लो दो बीच वाले पद हो जाए, मान लो यहां पर हमारे पास केवल 6 संख्याएं होती और हमारे पास दो बीच वाले पद होते 40 और 50, तो क्या करते, दोनों में से किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, इस सारणी में से किसी भी एक संख्या को आप क्या करोगे, काल्पनिक माध्य ए मान लोगे, काल्पनिक माध्य ए मान लोगे पूरी सारणी में से किसी भी एक संख्या को। किसकी सारणी में से, एक्स आई की सारणी में से। यहां पर मैं ये चीज मेंशन कर देता हूं, ये कहां से आएगा, ये आएगा एक्स आई की सारणी से। तो एक्स आई की सारणी से तुम किसी भी एक संख्या को काल्पनिक माध्य मान लोगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात।
समझ में आ गया? चलो जी, यहां तक की कहानी तुम सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब xi जैसे ही तुम्हें a मिल गया, जैसे ही तुम्हें a मिल गया, तुम इसके बाद क्या निकालोगे? तुम इसके बाद आराम से, पहले मैं जरा इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूं अब टेबल को अपनी को, है ना, जरूरत पड़ेगी। मिरर आ गया, ये हो जाएगा आपका क्या, डी आई एफ आई डी आई आ जाएगा बस यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, तो देखो अब आपकी ये सारणी बन गई। तो सारणी में जब हमने प्रत्यक्ष विधि से सवाल को हल किया था, सारणी में केवल 4 टेबल थी। यहां पर कल्पित माध्य विधि में सारणी में 5 टेबल बनेंगे, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष विधि में तो डायरेक्ट एफ आई गुणा एक्स आई करके अपना सवाल को हल कर लिया था, एफ आई गुणा एक्स आई करके अपना सवाल को हल कर लिया था, ठीक है। लेकिन आपका कल्पित माध्य विधि में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको निकालना पड़ेगा पहले डी आई, ठीक है। डी आई क्या होता है? डी आई होता है आपका विचलन, यानी कि एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए, ठीक। तो अब यहां पर एक्स आई माइनस ए निकालोगे आप, क्या आएगा भाई? 20, एक्स आई का मान है 20 माइनस ए का मान है 50, तो 20 माइनस 50 माइनस के 30, ठीक है। आपका कितना आएगा? 30 माइनस 50 कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका माइनस के 20, ठीक है। 40 माइनस 50, ये हो गया आपका कितना? 40 माइनस 50 हो गया आपका माइनस के 10। 50 माइनस 50 कितना हो गया आपका? 0, ठीक है। 60 माइनस 50 कितना हो गया? 10 प्लस के। 70 माइनस 50 कितना हो गया? 20, और 80 माइनस 50 बराबर हो गया 30 के। हाँ जी, अब तुम खुद देखो, क्या 11 और 30 की गुणा करना ज्यादा आसान था, या आपका 4 और 60 की गुणा करना ज्यादा आसान था, या 4 और 10 की गुणा? ठीक है, तो यहां पर अब कैलकुलेशन देखते चलना कितनी इजी हो जाएगी अपने आप, ठीक है। अब तुम क्या निकालोगे? अब तुम निकालोगे एफ आई गुणा डी आई, अपना एफ आई गुणा डी आई, क्योंकि सूत्र के लिए क्या चाहिए? एफ आई डी आई, ठीक है। तो देखो भाई, 6 की गुणा माइनस 30 से करेंगे तो ये हो गया कितना? माइनस के 180, ठीक है। 11 की गुणा माइनस 20 से करेंगे तो ये हो गया माइनस के 220, ठीक है। 7 की गुणा माइनस के 10 से करेंगे तो ये हो गया माइनस के 70, ठीक है। 4 की गुणा 0 से करेंगे तो ये हो गया 0, ठीक है। 4 की गुणा 10 से करेंगे तो ये हो गया 40, और आपका 2 की गुणा 20 से करेंगे तो ये हो गया 40, और आपका 1 की गुणा 30 से करेंगे तो ये हो गया आपका 70। तो सिग्मा एफ आई गुणा डी आई का मान कितना निकल कर आ गया? ये आ जाएगा, देखो भैया, 40 40 80 और 70 कितना हो गया आपका? देखो 40 और 70 हो गया कितना? 40 और 30 हो गया 70, ठीक है। 70 से माइनस के 70 खत्म, इन सबको जोड़ना है। 70 से माइनस के 70 खत्म, ठीक है। 180 और 220, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 300, 180 और 220 हो जाएगा कितना? माइनस के 400, ठीक है। माइनस के 400 और उसमें से 40 जोड़ दो, माइनस 400 प्लस 40 माइनस के 360 आ गया, ठीक है। तो टोटल निकल कर आ जाएगा माइनस के 360। तुम ऐसे जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो, माइनस 180 माइनस 220 माइनस के 400 माइनस 400 और माइनस 70 माइनस के 470, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 70 और 40 110, ठीक है। माइनस 470 प्लस 110 कितना हो गया? माइनस 470 प्लस 110 360 हो गया माइनस के, ठीक है। तो अब आपके पास सारी चीजें आ चुकी है, ठीक है। आपके पास ए का मान, आपका माध्य कितना हो जाएगा? माध्य बराबर हो गया ए प्लस, कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर हो गया ए प्लस, ए का मान कितना है? 50 मान रखा है आपने, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई का मान है माइनस के 360 बटे में इसका मान है कितना? आपका
35। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आपके पास आ गया कितना 50 माइनस 360 बटे 35। भाग कर लेते हैं इसे पहले 5 से, ये हो गया 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा कितना 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0 लगाया, दशमलव बढ़ाया। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक, कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा, तो 7 अट्ठे 56। तो हमारे पास आ गया 50 माइनस 10.28, 50 माइनस 10.28। ठीक है, तो 50 माइनस 10.28 कर लो, कितना आएगा, देखो भाई 10 में से 8 गए 2 बचा। ठीक है, आपका 9 में से 2 गया 7 बचा। ठीक है, 9 में से 0 गया 9 बचा, और 4 में से 1 गया 3 बचा, तो 39.72, 39.72 हमारा माध्य निकल कर आ गया, एक्स बार निकल कर आ गया 39.72, और ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, किसी बालक को यहां पर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्लियर है सबको, ये क्लियर है सबको, ये समझ में आ गया भाई सबको। देखो, अब तुमने जब इसी क्वेश्चन को हल करा था, किससे, जब तुमने हल करा था प्रत्यक्ष विधि से, तो उससे भी आंसर 39.7 आया था, और तुमने जब इस क्वेश्चन को हल करा कल्पित माध्य विधि से, तो उससे भी आंसर 39.7 ही आया है। ठीक है, तो भैया आपका आंसर आप किसी भी विधि से करो, आंसर सेम ही आएगा दोनों विधियों से। अब देखो, इसके बाद आती है आपके पास पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि कुछ बच्चों के सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक है, अब पग विचलन विधि में भी देखो, तुम्हें यहां तक की सारणी तो बनानी ही पड़ेगी। कहां तक की सारणी, आपको xi तक की di तक की सारणी तो बनानी ही पड़ेगी। देखो भाई, हम क्या करते हैं, हम जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास सवाल आ गया। ठीक है, वर्ग अंतराल बारंबारता, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, जो पग विचलन विधि है वो क्या बोलती है, पग विचलन विधि बोलती है कि हमारा ये वाली विधि जो है वो कुछ बच्चों के सिलेबस से हटी हुई है भाई, तो ध्यान रखना, तुम लोग जिनके सिलेबस में नहीं है वो लोग स्किप कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो पग विचलन विधि में हम क्या करते हैं, देखो जितना हमने यहां तक किया उतना तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जैसे कि हम xi हमने अभी तक निकाला, तो xi निकालेंगे हम। ठीक है, 20 30 40, मुझे पता है इसका xi क्या आएगा, ऑलरेडी निकाल चुके हम, 50 60 70 80। ठीक है, तो हमारा जो पग विचलन विधि है, पग विचलन विधि बोलती है कि आपका माध्य बराबर होता है विधि, आपका माध्य बराबर होता है किसके, माध्य x बार बराबर होता है तुम्हारा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे किसके, सिग्मा एफ आई यू आई बटे एफ सिग्मा एफ आई गुणा h के। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा क्या, ये होता है तुम्हारा क्या बच्चों, ये होता है तुम्हारा किसका मान, आपका किसका मान, ठीक है, तो देखो ये आपका मान होता है आपका पग विचलन विधि का, क्या कि a प्लस
सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। तो अब और गुणा में एच। तो एच तुम ऑलरेडी जानते हो क्या होती है, एच होती है तुम्हारी वर्ग माप। एच क्या होती है तुम्हारी वर्ग माप, ठीक है। और यू आई क्या होता है, यू आई तुम्हारा होता है तुम्हारा डी आई माइनस, देखो क्या, डी आई बटे एच। यू आई तुम्हारा होता है डी आई बटे एच, या फिर मैं बोलूं एक्स आई माइनस ए बटे में एच, ठीक है। एच तुम वर्ग माप निकालना जानते ही हो, कैसे निकलती है, आपका ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में क्या, आपका एच क्या होता है, एच होता है आपका ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। वर्ग माप क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एच बराबर होता है आपका वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। और हमारा जो वर्ग अंतराल होते हैं, जनरली सारे वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा और निचली सीमा का जो अंतर होता है वो बराबर होता है, यानी कि वर्गमाप बराबर होती है। जैसे कि इस सवाल में अगर तुम देखोगे तो वर्गमाप 25 माइनस कितना, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 10, 55 माइनस 45 10, ठीक है, 65 माइनस 55 10, ठीक है, 75 माइनस 65 10, 85 माइनस 75 10। तो यहां पर आपका जो वर्गमाप है यानी कि जो एच है वो बराबर है 10 के, ठीक है। ये आपका यू आई का मान होता ही है जो कि मैंने बता दिया। तो अब सारणी तैयार करते हैं, आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई मेरे पास है, ठीक है। अब यू आई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पहले चाहिए होगा डी आई। डी आई क्या होता है आपका, डी आई निकालने के लिए हमें चाहिए ए क्या होगा आपका, एक्स आई में से किसी भी एक संख्या को ए मान लो, ठीक है। बीच वाली संख्या को ही जनरली क्या मानते हैं, ए मानते हैं, तो हम बीच वाली संख्या को हमारा ए मानेंगे, ठीक है। मान किसी को भी सकते हैं, बीच वाली को इसलिए मानते हैं क्या, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक है। तो अब देखो भैया आपका डी आई क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो 20 माइनस 30, 20 माइनस 50 माइनस के 30, 30 माइनस 50 माइनस के 20, ठीक है। 40 माइनस 50 माइनस के 10, ठीक है। 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 कितना हो गया 20, और 80 माइनस 50 हो गया 30, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, यू आई निकालेंगे। यू आई क्या होता है भाई आपका, यू आई होता है आपका डी आई बटे में एच, ठीक है, डी आई बटे में एच। तो आपका -30 बटे में एच का मान है 10, कितना हो गया माइनस के 3। देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी अब, -20 बटे में 10 माइनस के 2, ठीक है, -10 बटे में 10 माइनस का 1, 0 बटे में 10 0, ठीक है, 10 बटे में 10 1, 20 बटे में 10 2, और 30 बटे में 10 3, ठीक है। अब एफ आई गुणा यू आई कर लो, तो 6 की गुणा -3 में कितना हो जाएगा भाई, एफ आई गुणा यू आई। 6 की गुणा -3 में 6 × 18 माइनस के, 11 की गुणा -2 में माइनस के 11 दूनी 22, 7 की गुणा -1 में 7 एकम 7, 4 की गुणा 0 में 0, 4 की गुणा 1 में 4, ठीक है, और 2 की गुणा 2 में तो 4, और 1 की गुणा 3 में तो 3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, देखो आपका ये हो गया 18, और -18 -22 हो गया -40, -40 और -7 हो गया -47, ठीक है। इधर हो जाएगा कितना, 6 4 4 8 3 11, -47 प्लस 11, तो -47 प्लस 11 आ गया आपका सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना निकल कर आ गया आपका -36, ठीक है, -36 निकल कर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है भैया, सारी चीजें तुम्हारे पास है, तुम्हारा माध्य बराबर किसके हो जाएगा, माध्य x बार बराबर हो जाएगा a यानी कि 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि -36 बटे में सिग्मा एफ आई 35 गुणा कितना h 10, ठीक है। हल करेंगे इसे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, ये हो जाएगा आपका कितना 7 पंजे 35, एक बार लगाया दशमलव बढ़ाया, कितना 7 दूनी 7 एकम 7, ठीक है, और 7 चौक 28, 7 चौक 28,
2 की गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये तो आ रहा है माइनस का, तो ये हो जाएगा 50 माइनस कितना, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, हाँ तो 10.28, तो 50 माइनस 10.28 करेंगे तो ये आ जाएगा 39.72। ठीक है, और यहां से भी माध्य का मान तुम देख सकते हो कितना निकल कर आ रहा है, यहां से भी हमारा माध्य का मान निकल कर आ रहा है 39.7। ठीक है, यहां से भी माध्य का मान 39.7 ही निकल कर आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप किसी भी वर्गीकृत आंकड़े के माध्य वाले सवाल को अगर तुम हल करते हो, ठीक है, तीनों में से किसी भी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, अपना कल्पित माध्य विधि से या फिर पग विचलन विधि से, तीनों से ही तुम्हारा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो आने वाला है। ठीक है, अब देखो आज की क्लास का जो टाइम है वो ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो अब आज की क्लास में तुम्हें माध्य के काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जिसकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अपना पीपीटी से। ठीक है, अब मैं तुम्हें सीधा मिलूंगा अगली क्लास में जहां पर हम बहुलक और माध्यक के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इसका पार्ट 2 आएगा समरी सीरीज का। ठीक है, जहां पर हम माध्यक और बहुलक के बारे में बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के। तो उसके लिए रेडी रहना, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, चाचा और